यहाँ पे उपस्थित जितने भी हमारे आज के गेस्ट है जो मंच पर आसीन है और साथ में इस कार्यक्रम में शामिल हुए सारे लोगों को मेरा जय भीम। मुझे 30 मिनट का वक्त दिया गया है और अभी क्योंकि मेरे ख्याल से सभी लोग खाने के बाद यहाँ पे उपस्थित है तो मैं कोशिश करूँगा कि नींद ना आए आपको और बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखिए। चाहूँगा कि अपनी बात जल्दी से जल्दी खत्म भी करें। तो ये जो आज का दिन है और जिसको हम याद कर रहे हैं महार सत्याग्रह को, तो एक मेरे ख्याल से इसके पहले के सत्र में जो हमारे वक्ता है मुझे यकीन है कि उन्होंने उसके बारे में उसका जो एक ऐतिहासिक उसका जो महत्व है और खास करके हिस्टोरिकल इवेंट को किस तरीके से रहा उसके बारे में चर्चा की होगी। और अमूमन हम सभी को मेरे ख्याल से अम्बेडकराइट समाज में महार सत्याग्रह के बारे में अमूमन छोटी मोटी जानकारी सभी को होगी ऐसा मैं मानता हूँ। और उसी आधार पर मैं अपनी बात रखूंगा कि मैं बहुत ज़्यादा इतिहास में नहीं जाऊंगा, लेकिन क्योंकि महार सत्याग्रह को समझा कैसे जाए और खास करके आज के परिप्रेक्ष्य में हम महार सत्याग्रह को कैसे समझते हैं, तो मैं महार सत्याग्रह को केवल एक सत्याग्रह की तरह नहीं देखता हूँ। अगर आप किसी भी आधुनिक राज्य या जिसको हम आज के तारीख में नेशंस कहते हैं उसके परिप्रेक्ष्य में अगर महार सत्याग्रह को देखेंगे तो मुझे लगता है भारत में पहला सिविल राइट मूवमेंट जो है वो महार सत्याग्रह से स्टार्ट हुआ। वो सिविल राइट इसीलिए भी है 1927 में महार सत्याग्रह होता है और 1930 में दांडी यात्रा होती है जो गांधी निकालते हैं। लेकिन गांधी यात्रा है उसको एक तरह के सिविल डिसोबीडियंस या फिर सिविल राइट मूवमेंट के इस पूरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। अगर आप किताबें स्कूल की किताबें या फिर जो भारत का इतिहास है आधुनिक भारत का इतिहास खास करके आजादी का जो इतिहास है, मैं जेल में मेरा पीएचडी हुआ है और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब हमने देखा कि 1930 का दांडी यात्रा जो है जो अंग्रेजों के खिलाफ था, एक कॉलोनियल पावर जो है बाहर से सत्ता आई उसके खिलाफ था, उसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। लेकिन 1927 में एक बेसिक एमिनिटी के लिए यानी पानी जो है कि पब्लिक टैंक से एक कुएं से या फिर एक तालाब से जो नेचर ने सबको दिया है उससे पानी पीने का जो हक है वो हक किसी समुदाय को नहीं है। और उस हक के लिए पूरे भारत में पहली लड़ाई बाबा साहब लड़ते हैं और उसके बारे में किताबों में कोई जिक्र नहीं है। उसके बारे में इस तरह के जो एक इंटेलेक्चुअल क्लास है इस देश का जो खास करके जिसको ऊंची जाति कहा कहते हैं, ब्राह्मण बनिया और बाकी जो ऊंची जातियां है, उन्होंने काबिज करके ये पूरा एक इंटेलेक्चुअल सर्कल को काबिज करके रखा हुआ है। ये लोग वहां पे आसीन है, लेकिन इन्होंने कभी महार सत्याग्रह को एक बड़ा भारत का सत्याग्रह इस तरीके से नहीं देखा है। और इसीलिए मैं ये समझता हूं कि महार सत्याग्रह एंड नॉट जस्ट फॉर द अर्लियर अनटचेबल जिनको पहले अछूत कहा जाता था, केवल उनके हक के लिए नहीं, लेकिन भारत का एक जो सामाजिक स्ट्रक्चर है या भारत एक देश जब हम कहते हैं उसके परिप्रेक्ष्य में महार सत्याग्रह जो है भारत का पहला सिविल राइट मूवमेंट है। और इसीलिए जब हम महार सत्याग्रह की बात करते हैं तो केवल उसको पहले के जिन्हें अछूत कहा जाता था उनके अधिकार के परिप्रेक्ष्य में नहीं कर सकते, लेकिन भारत के समूह एक जो सोशल स्ट्रक्चर है उसके परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है कि उसकी हमको उसका विश्लेषण उस तरीके से करना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा कि महार सत्याग्रह को जिस तरीके से एक पॉपुलर डिस्कोर्स एक जैसे हम देखते हैं कि चाहे वो भारत का जब इतिहास की बात करी जाती है, चाहे वो टीवी के जरिए हो, चाहे वो न्यूज पत्र के जरिए हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल क्लास के एकेडमिक टेक्स्ट बुक के जरिए हो, तो हम जैसे मैंने कहा कि देखते हैं कि महार सत्याग्रह का उल्लेख उतनी बड़ी मात्रा में हमको नजर में नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि अभी ये जिम्मेदारी है जैसे मैंने कहा कि दोबारा से उस सत्याग्रह को जो बाबा साहब ने पानी के लिए किया उसके बारे में हमें एक नई चर्चा और एक नए परिप्रेक्ष्य में उसके बारे में सोचने की जरूरत है। दूसरा उसका एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि भारत में जो ब्राह्मणिज्म है, हम बार बार कहते हैं कि जब ब्राह्मणिज्म की बात करते हैं तो हम ब्राह्मणिज्म को एक केवल एक मानसिक तरीके का रोग या फिर एक मानसिकता किसी व्यक्ति या समूह की एक कास्टिस्ट सोच इस तरीके से देखते हैं। लेकिन ब्राह्मणिज्म एज अ सिस्टम
एज अ थॉट, एज अ सिस्टम ऑफ थॉट, अगर उसके जरिए देखा जाए तो ये नजर में आता है कि पूरी दुनिया में अलग अलग दबा कुचला वर्ग रहा। जैसे बाबा साहब अपने हु वर द अनटचेबल्स में लिखते हैं कि पूरी दुनिया में अलग अलग कमजोर वर्ग रहे। एक वर्ग ने किसी एक समूह ने किसी दूसरे समूह पर आक्रमण किया और अपनी सत्ता को काबिज किया। लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि भारत एक अकेला देश है कि जहां पर किसी व्यक्ति को उसके जाति के हिसाब से छोटा नहीं माना गया, लेकिन जब उसको छोटा माना गया तो उसकी जो रिसोर्सेस है और खास करके जो नेचुरल रिसोर्सेस है उन पर भी उसके हक को उसका हक निकाला गया। एंड देयरफॉर कास्ट और ब्राह्मणिज्म इज नॉट सिंपली अबाउट साइकोलॉजी। इसीलिए ब्राह्मणिज्म या जाति केवल साइकोलॉजी का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपके इर्द गिर्द जो मटेरियल कंडीशन है, जो नेचुरल कंडीशन है, उसको कंट्रोल करने का भी एक बहुत बड़ी साजिश है। और क्योंकि पानी, जैसे मैंने कहा, क्यों कि पानी तो बेसिक चीज है जो नेचर सभी को देता है। यानी जो चाहे बरसात का पानी जमीन में गिरता हो या वो जमीन में वो रह जाता हो या बाहर कोई पेड़ हो उसकी छांव हो, ये तो नेचुरल है, ये सभी को मिलना चाहिए। लेकिन ब्राह्मणिज्म इतने बारीकी से ऑपरेट करता है कि वो बेसिक लेवल पे जाके आपके बेसिक राइट का हनन करता है, जो दुनिया में किसी भी दबे कुचले समूह के साथ नहीं हुआ। जैसे हम जो ब्लैक कम्युनिटी जिसे कहते हैं यूएस में, उनको अफ्रीका के अलग अलग देशों से जो वहां के गोरे थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने यूएस में लाया और उनको बेड़ियों से बांधा और बेड़ियों से बांध के उनको कहा कि आपको यहाँ कॉटन फील्ड में काम करना पड़ेगा और जो कॉटन रहेगा हम दुनिया भर में बेचेंगे, उससे प्रॉफिट कमाएंगे। और वहाँ का जो व्हाइट क्लास है, जो आज बहुत बड़ा जो दुनिया का कैपिटलिस्ट क्लास है, देखते हैं चाहे इलॉन मस्क और दुनिया भर के जितने बड़े बड़े जो आज कैपिटलिस्ट है, करोड़पति लोग हैं या धन्ना सेठ है, उनका जो पूरा संपत्ति का इतिहास है वो ऑपरेशन का भी इतिहास है, वो किसी को दबाने का भी इतिहास है, राइट। तो वो तो बहुत क्लियर नजर में आता है। लेकिन भारत में अगर कोई ब्राह्मण आपके घर में आके सीधा प्रॉपर्टी तो नहीं छीन रहा है तो आप कहोगे कि अरे यार तो यहाँ तो सब सही है। लेकिन अगर सिस्टम ये कहता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेस है इस पर आपका हक नहीं है, कि जो ये तालाब का पानी है इस पर आपका हक नहीं है, या इस पर्टिकुलर रास्ते पर आप चलते हैं इस पर आपका हक नहीं है, तो जाति केवल मानसिक नहीं है। और जाति, जैसे मैं कहता हूँ कि मैं अगर एक ब्राह्मण हूँ, मैं जाति को मानता हूँ और मैं अपने घर में जाति को प्रैक्टिस करता हूँ, तो जाति का रिप्रोडक्शन नहीं होगा, जाति दोबारा आगे नहीं बढ़ेगी। और इसलिए जाति को दोबारा आगे बढ़ाना है तो उसका रिप्रोडक्शन, उसका पुनर्जन्म बहुत जरूरी है। फिर आप पुनर्जन्म करोगे कैसे? केवल मेंटालिटी से नहीं, केवल मेंटालिटी से आप पुनर्जन्म नहीं कर सकते हो। आपको उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या? कि गांव का कुआं, गांव का रास्ता, आपके घर इस दिशा में होंगे, आप यहाँ पे नहीं चल सकते हो, आप ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते हो, आप मूछ नहीं रख सकते हो, आपकी स्त्रियां इस तरीके से नहीं दिखनी चाहिए, इस तरीके से ही दिखनी चाहिए। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जिसको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हम कहेंगे, कि जो नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कम्युनिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस पर आपका हक नहीं रहेगा। तो इसीलिए कास्ट इज नॉट जस्ट सिंपली अबाउट साइकोलॉजी, कि आप अगर मैं कहूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ लेकिन मैं किसी एक दलित के साथ, जिसको दलित कहते हैं, उसके साथ खाता पीता हूँ एंड अभी जाति खत्म होगी, नहीं, दिस इज नॉट हाउ। इस तरीके से जाति खत्म नहीं होगी। जाति का सबसे बड़ा स्वरूप रिसोर्सेज पर कब्जा करने का है। और जो वाटर, जो बाबा साहब ने जो सिंबॉलिक लड़ाई की, क्या उसके पहले हमारे लोग पानी नहीं पीते थे? अगर पानी नहीं पी रहे तो जी नहीं पाते ना। यानी वो 14 टेरा तक आ रहे, इसका मतलब पानी पी रहे थे, लेकिन अब वही पानी पी रहे थे जो सो कॉल्ड समुदाय का पानी नहीं है, जो पब्लिक टैंक नहीं है, जो पब्लिक में अवेलेबल नहीं है। तो कौन सा पानी पी रहे? तो जैसे तैसे आसपास में जो भी पानी उनको मिल रहा है उस तरह का वो पानी पीते थे। हो सकता है वो पानी अच्छा भी ना हो, राइट। तो कहने की मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जाति केवल और केवल मानसिकता की बात नहीं है, कि अगर जैसे मैंने कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ और मैं अच्छा हूँ और मैं आप आके जय भीम कह रहा हूँ, सब कुछ कह रहा हूँ, लेकिन उसके बाद में जब मैं बाहर निकलता हूँ तो मुझे पता है कि मैं अगर पश्चिम नागपुर में जाता हूँ तो वहाँ पे दुकान एक पर्टिकुलर समुदाय की है। मुझे पता है मैं जब यूनिवर्सिटी कैंपस में जाता हूँ तो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पर्टिकुलर लोगों के हाथ में है। मुझे पता है कि इस देश का रिजर्व बैंक से लेकर जो तमाम तरह की इनफॉर्मल और फॉर्मल इकोनॉमी है, उसमें जो काबिज करके लोग बैठे हुए हैं वो किसी पर्टिकुलर जाति के लोग हैं। तो मेरा आपके साथ अच्छा होना या आपका मेरे साथ अच्छा होना, ये केवल एक पल भर के लिए राहत है। और इसीलिए आजकल लोग ये डिस्कोर्स करते हैं, ये बात करते हैं, अरे जाति कहाँ रहेगी? अब तो देखिए इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, अब तो देखिए हम आपके साथ मिल बैठ के खाते पीते भी है,
तो जाति तो नहीं रही। तो फिर अगर जाति नहीं रही क्योंकि आपका बिहेवियर चेंज हो गया, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ रही? फिर क्यों भारत सरकार के आंकड़े ये कह रहे हैं कि भारत में सबसे ज्यादा जो एजुकेटेड लोगों के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट है वो सबसे ज्यादा एससी एसटी में क्यों है? ये आंकड़े क्यों बता रहे हैं? आंकड़े ये क्यों बता रहे हैं कि भारत में सबसे ज्यादा कुपोषण एससी और एसटी समाज के अंदर है? आंकड़े ये क्यों बता रहे हैं कि भारत में महिलाओं के बीच में एससी एसटी की महिलाएं एक बड़ा वर्ग बच्चा होने के बाद में उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि वो बच्चे को दूध नहीं पिला सकती है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये WHO की रिपोर्ट है भारत के बारे में। आंकड़े ये क्यों बता रहे हैं? आप तो कह रहे हैं कि छुआछूत नहीं है, हम आपके साथ उठते बैठते खाते पीते हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी जाति के इर्द गिर्द जो डिस्कोर्स था, जो 14 का जो डिस्कोर्स है, कुछ लोगों ने केवल उसको छुआछूत को लेकर समझा। बट बाबा साहब सेड नो, दिस इज नॉट सिंपली अबाउट टचेबिलिटी एंड अनटचेबिलिटी। बाबा साहब ने कहा ये केवल छूना और ना छूने का सवाल नहीं है। दिस क्वेश्चन इज अबाउट आवर राइट्स ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज जो नेचर ने सबको बना रखी है। नाउ दिस इज अ टाइम, अभी ये वक्त आ गया है कि हम जाति के विमर्श को कहां लेके जाना चाहते हैं। क्या हम जाति के विमर्श को वही छुआछूत के विषय में, टचेबिलिटी और अनटचेबिलिटी में रखना चाहते हैं, या हम जाति के विमर्श को रिसोर्सेज और इकोनॉमी के रेल में देखना चाहते हैं? क्योंकि 90 के बाद में भारत का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो चेंज हुआ है, और इसीलिए 14 तरह का जो बाबा साहब का संघर्ष है पानी का हक का, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, वो आज के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं देखता हूं तो मुझे नजर में आता है कि वो जो सिंबॉलिक डिस्कोर्स था या जो बाबा साहब का 14 तरह को लेकर जो कहना था, वो आज के इस तारीख में, आज के इस वक्त में बहुत जरूरी है ये समझने के लिए कि आज भी इस देश में नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज यानी जमीन, नेचुरल रिसोर्सेज यानी इस देश की जो संपत्ति है जिसको हम नेशनल कैपिटल कहते हैं, इस देश का जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो किन लोगों से हो रहा है, राइट? इस देश के जो इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो सरकारी इंस्टीट्यूशन हो चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, इस देश में किन लोगों का कब्जा है। और आगे ये कहते हैं कि अभी एक थॉमस पिकेटी जो एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, ग्लोबल इकोनॉमिस्ट है, उनका प्रोजेक्ट ये कहता है कि भारत में जो वेल्थ इनइक्वालिटी है, संपत्ति का जो विभाजन है, वो जाति के आधार पर है। वो ये कहते हैं कि इस देश से ब्राह्मण और बाकी अपर कास्ट है, भारत में एवरेज यानी 60% से ज्यादा की संपत्ति जो उनके पास है, और भारत का जो सबसे बड़ा वर्ग है जो संपत्ति को बना रहा है अपने मेहनत से, वो एससी एसटी और ओबीसी समाज से आता है, खास करके उस ओबीसी समाज से आता है जिनके पास जमीन नहीं रही हुई है, जो कुमार है, जिसका चला गया, जो आपका बुनकर जो अभी बुन के अपना कमा नहीं सकता है, वो आपका चौकीदार है, वो आपका साफ सफाई करने वाला है, इस तरह का जो वर्ग। क्योंकि भारत की जो इकोनॉमी है फॉर्मल इकोनॉमी नहीं है, भारत की 90% से ज्यादा इनफॉर्मल इकोनॉमी। उसका मतलब क्या है? इनफॉर्मल इकोनॉमी का मतलब है कि आपके घर में जब कोई काम वाली साफ सफाई के लिए आती है तो सरकार ने दिया हुआ आपके पास कार्ड नहीं है कि एक काम साफ सफाई करने वाले को सरकार के हिसाब से आपको इतनी तनख्वाह देनी पड़ेगी। आप क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, निगोशिएट करते हैं कि नहीं आपको 400 रुपये महीना देंगे, आपको 500 देंगे, राइट? तो दिस इज इनफॉर्मल इकोनॉमी। अभी इस इनफॉर्मल इकोनॉमी में जो लेबर एक्सप्लॉयटेशन है किसका हो रहा है? वो सबसे ज्यादा लेबर जो है वो एससी एसटी ओबीसी का। एक छोटा सा वर्ग है हमारे में से जो पढ़ा लिखा, जो 60-70 के दशक में आरक्षण लिया, जो क्लर्क बना, बाबू बना, इंजीनियर बना, जो कुछ बना, उसके बाद में 90 के बाद में सरकारी संस्थाएं खत्म होने लगी धीरे धीरे, और आज के इस तारीख में सरकारी संस्था ऑलमोस्ट नहीं रही। तो आपका जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे सरकारी वो खत्म हो गए। जैसे मैं जब जेएनयू में पढ़ा तो मैं साल का सिर्फ 150 रुपये फीस करा। क्यों? क्योंकि वो केंद्र सरकार से वहां पे बजट आता था। लेकिन इस तरह की जब संस्थाएं आप जब बंद कर दोगे तो गरीब का बच्चा, किसी मजदूर का बच्चा, वो इस तरह के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी नहीं कर पाएगा, उसको वो किताबें नहीं मिलेगी जो मुझे मिल पाई, जो पूरे दुनिया में पढ़ी जाती है, जो यहाँ नागपुर यूनिवर्सिटी में होता अवेलेबल भी ना हो, क्योंकि वाइस चांसलर को देना देना नहीं, क्योंकि बच्चे पूछते भी नहीं, क्योंकि टीचर पढ़ाता भी नहीं, क्योंकि टीचर 40 लाख रुपए की नौकरी करता है, वो नॉलेज के हिसाब से नहीं लगाया हुआ, पैसे के हिसाब से लगा हुआ। तो ओवरऑल सिस्टम इज अगेंस्ट अस नाउ, राइट? तो इकोनॉमी देश का ऐसा चल रहा है जहां पे इनफॉर्मल इकोनॉमी है, और ये जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, ये इनफॉर्मल इकोनॉमी के मालिक कौन है? जमीन किसकी है? महाराष्ट्र में परिप्रेक्ष्य बात करूं तो ट्रेडिशनल जो मराठा कास्ट है
आज भी सबसे ज्यादा जमीन आंकड़े कहते, मैं नहीं कह रहा हूं, उनके पास है। भारत में जो शेड्यूल कास्ट जो गांव में रह रहा है उसमें का अराउंड 80% शेड्यूल कास्ट लैंडलेस लेबर, जमीन भूमिहीन मजदूर है। ये अगेन मैं नहीं कह रहा हूं, सरकारी आंकड़े कह रहे हैं। तो शहर में सबसे ज्यादा जो मैनुअल लेबर कर रहा है वो एससी एसटी और लोअर ओबीसी, जो आपके झोपड़पट्टियों में रह रहा है, चाहे दिल्ली हो, चाहे बैंगलोर हो, चाहे पुणे हो, चाहे मुंबई हो, या किसी भी तरह के कोई भी सिटी में अगर आप जाते हो तो वहां का जो एक वर्ग है जो शहर के बाहर रहता है, जैसे मेरी बस्ती शहर के बाहर है, अगर टेक्निकली देखा जाए तो शहर से बहुत दूर है, ये इसको पेरीफेरी कहते हैं। सेक्टर बर्डी है, सेक्टर रामदास पेट है, गोकुल पेट है, इस तरह का एरिया है। यहाँ से वहां से महिला सुबह निकलती है साइकिल लेके धरमपेट में, रामदास पेट में एक बंगले में काम करने आती है, और वो जो काम कर रहे हैं तो इस तरह की इकोनॉमी चलती है। वो एक मजदूर किसी झोपड़पट्टी से निकल के एक जगह काम करने आता है, वो 12 घंटे काम करता है, जब वो 3 घंटे काम करता है उसी में उसका एक हफ्ते का जो सैलरी निकल जाता है। बचे हुए आवर्स, बचे हुए जो घंटे वो काम करता है वो उसमें आप प्रॉफिट कमाते हो। तो ये लेबर किसका है? और उससे संदर्भ में मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये जो रिसोर्स है, लेबर इज ए रिसोर्स, लेकिन हम कभी सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि जो हमारा हक है इस इकोनॉमी के अंदर वो हक कहां पे? हम अभी भी 60 और 70 के दशक की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं जब नागपुर में बहुत नाराज होता हूँ, खासकर के आके इंटेलेक्चुअल वर्क को देखिए, वो आज भी बाबा साहब ने 1927 में क्या कहा था और 28 में क्या कहा था, 29 I'm saying this is bullshit। अगर कोई गरीब बच्चा अच्छी जगह पीएचडी करेगा ना, जैसे मेरे जैसा, तो आई कैन गिव यू 100 रेफरेंस और बाबा साहब कि उन्होंने क्या कहा। सवाल है वो नहीं है, सवाल ये है कि अगर 1927 में बाबा साहब ने एक बात अगर कही थी तो आज की इस तारीख में उस बात को कैसे कॉन्टेक्चुअलाइज किया जाए। और मुझे यकीन है और मुझे लगता है कि जब भी मैं नागपुर में आता हूं, हम 70 और 60 के दशक में फंसे हुए, जहां पर आज भी हमारी डिमांड बाबा साहब की स्टैचू की, जहां पे आज भी हमारी डिमांड किसी बुद्धविहार को बनाने की डिमांड है। एंड वी आर स्टक देयर, हम आज भी उसके बाहर नहीं जा पा रहे। अगर हम ये सवाल पूछेंगे कि इस देश की इनफॉर्मल इकोनॉमी जो भारत सरकार को 70 से 80% जीएसटी कमा के दे रहा है, उस इकोनॉमी के अंदर हमारा हिस्सा था। We are asking this question। पूरी दुनिया में जो वर्किंग क्लास है, मजदूर वर्ग है, और इस देश का मजदूर वर्ग एससी एसटी ओबीसी है, वो केवल ये सवाल पूछ रहा है कि मेरे आइडेंटिटी का क्या। चलो ठीक है, आपको बाबा साहब का स्टैचू बना दिया, आपका एयरपोर्ट भी बाबा साहब के नाम पे कर दिया, लेकिन आपके एयरपोर्ट में जो फ्लाइट लेके चलने वाले लोग हैं ना, वो आप नहीं, या आप में से चुनिंदा लोग हैं। जो एयरपोर्ट में आपका पैखाना साफ करने वाले लोग हैं, वो आपके समाज के लोग हैं। मैं कहता हूं कि अगर एयरपोर्ट के बाहर बाबा साहब का नाम और स्टैचू नहीं भी रहेगा, लेकिन अगर मेरे समाज का व्यक्ति पैखाना साफ करने वाला ना होके अगर वो फ्लाइट पर चढ़ने वाला हो और या फिर फ्लाइट चलाने वाला हो, तब असली बदलाव होगा। और रूलिंग क्लास तो चाहता ही यही है कि आप इस आइडेंटिटी के डिस्कोर्स में फंसे रहे। रूलिंग क्लास दबे कुचे समाज को हमेशा यही कहता है, एक टुकड़ा फेंक दिया, ये लो बाबा साहब का स्टैचू, एक टुकड़ा से खुश हो जाओ, चलो मैंने दलित के साथ रोटी खा ली, अरे मैंने किसी जिसको लोग भंगी बोलते हैं उसके साथ उसके पैर धो दिए, आप खुश। लेकिन बाबा साहब का डिस्कोर्स जो 14 तरह का बात का भी जो बाबा साहब का संभाषण है वो इस तरह का नहीं है। इवन फॉर दैट मैटर, जब टेंपल एंट्री बाबा साहब कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि मेरा मकसद ये नहीं है मैं मंदिर में जाने के लिए मेरे लोगों के संघर्ष करूं। दिस इज सम सिंपली सिंबॉलिक, ये केवल एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है। मेरा रियल मकसद तो ये है कि मेरे लोगों को जाति के आधार पर सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो उनका वाला बहिष्कार हुआ है, उस लड़ाई को मैं कैसे दोबारा छीनूं, कैसे मैं लोगों के जहन में वो बात डालूं कि दिस इज नॉट अबाउट टेंपल, ये केवल एक मंदिर के बारे में बात है, या आपके पूरे ऐतिहासिक जो आपका जीवन रहा हुआ है और जो आपका ये जो आपकी स्थिति है इसके बारे में, और इसको कैसे दूर किया जाए। तो आखिरी की 2 बातें मैं कहूंगा और फिर अपनी बात को विराम दूंगा। मेरे ख्याल से आई डोंट नो अभी कितना टाइम बाकी है अभी। yes। तो मैं अभी एक दूसरी बात करने वाला वो ये है कि आप इस परिप्रेक्ष्य में देखिए कि बुद्धा के बाद एक जो हमको पता है बाबा साहब भी लिखते हैं रेवोल्यूशन काउंटर रेवोल्यूशन में कि
बुद्धिज्म को खत्म नहीं, लेकिन बुद्धिज्म को यानी एक छोटा फोर्स बनाने के बाद में, एक बुद्धिज्म यानी बुद्ध विहार को कब्जा करने के बाद, भिक्खुओं को मारने के बाद, यानी पुष्पमित्र शुंग के इस्टेब्लिशमेंट जब हो रहा है, तो हम देखते हैं ब्राह्मणिज्म आ रहा है। और उस समय से एक अथॉरिटी है, ब्राह्मणिज्म इज अथॉरिटी। तो ब्राह्मणिज्म में देयर इज नो ह्यूमन। जो ब्राह्मणिज्म है उसमें ह्यूमन का कॉन्सेप्ट नहीं है, मानव का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो देयर इज भू देवता एंड देन देयर इज अनटचेबल। एक भू देवता है जो जमीन का देवता है, अल्टीमेट अथॉरिटी। जैसे अगर इस्लाम की बात की जाए, अगर मैं धर्म की बात करूं, या क्रिश्चियनिटी की बात की जाए, या जूडिज्म की बात की जाए, दुनिया में जो पॉपुलर रिलीजन की बात की जाए, उनमें यह है कि अल्टीमेट अथॉरिटी इज इन फॉर मुस्लिमों के अल्लाह है, फॉर क्रिश्चियन जीसस क्राइस्ट। लेकिन ब्राह्मणिज्म में कोई एक भगवान जो है अथॉरिटी नहीं है। अल्टीमेट अथॉरिटी कहीं बाहर नहीं, कहीं दूर नहीं, आपके आसपास है, वो है ब्राह्मण। इसलिए ब्राह्मण को भू देवता कहा जाता है। जैसे बाकी धर्म में भगवान कोई और है, आप केवल मनुष्य हो। तो आप यदि मनुष्य हो तो आप छोटे हो, और बाकी जितने मनुष्य है भगवान के नीचे। ब्राह्मणिज्म ये नहीं है। ब्राह्मणिज्म ये है कि आप सारे लोग छोटे हो, और जो ब्राह्मण है वो भू देवता है, वो अपने आप में भगवान है। तो जो सोवरेन पावर है, जो अल्टीमेट शक्ति है, वो कहीं दूर नहीं है, कहीं पहाड़ के बाहर नहीं है, कहीं वो आसमान में नहीं है, वो आपके आसपास है, जो ब्राह्मण है। और अगर ब्राह्मण अथॉरिटी है, वो भगवान है, और आप जो है अछूत हो, आप इंसान नहीं हो, आप अछूत हो। देयर इज दिस ब्राह्मण अथॉरिटी एंड देन देयर इज पॉल्यूटेड अथॉरिटी, कि आपका छूना भी पॉल्यूट कर जाएगा। तो ब्राह्मणिज्म में इंसान का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्रिश्चियनिटी में इंसान का कॉन्सेप्ट है, इस्लाम में भी इंसान का कॉन्सेप्ट है, मनुष्य का कॉन्सेप्ट है। एंड बुद्धिज्म में तो शुरुआत ही इंसान से होती है और खत्म भी इंसानियत पर होता है। बुद्धिज्म इज द ओनली रिलीजन, अगर उस परिप्रेक्ष्य में मैं उसको रिलीजन कहूं, तो बुद्धिज्म इज द ओनली रिलीजन जिसकी शुरुआत मनुष्य से होती है और मनुष्य पर खत्म होती है, उसके कल्याण के लिए खत्म होती है। तो कहने की मैं ये आपको बात क्यों कह रहा हूं, तो बुद्धा के बाद में ब्राह्मणिज्म जब इस्टेब्लिश हुआ, तो ब्राह्मण एक अथॉरिटी बना कि जो ब्राह्मण कहेगा वो सब कुछ है। भक्ति टाइम में एक संघर्ष स्टार्ट हो रहा है, चाहे वो रविदास जी के जो बेगमपुरा उन्होंने लिखा, एक ऐसा समाज, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा सी, ना कोई छोटा सी, सभी एक जैसे हैं, ये रविदास जी ने कहा, राइट। चाहे चोखा मेड़ा पंढरपुर में जाके पंढरपुर टेम्पल के आगे बैठे कहते हैं कि विठल, मैं तो बाकी भक्तों से ज्यादा भक्ति कर रहा हूं, मेरा खाना पीना से लेके सब कुछ छूट गया, मेरे भक्ति में ऐसी क्या कमी रही कि एक दूसरा भक्त जो छोटी सी भक्ति करके भी तेरे मंदिर में आ सकता है, तुझे छू सकता है, लेकिन मुझे अधिकार नहीं है कि मैं वहां पर अंदर भी आ सकता हूं। ये विठल अपने चोखा मेड़ा अपने आप है। तो एक तरीके से नई शुरुआत हुई जाति को आर्टिकुलेट करने की, जाति की जो विषमता है उसके खिलाफ बात करने की एक नई शुरुआत हुई, जिसको हम भक्ति मूवमेंट कहते हैं। चाहे वो कबीर जी के द्वारा हो, चाहे रविदास जी के द्वारा, जैसे मैंने कहा चोखा मेड़ा जी के द्वारा। तो उस समय में ऑथोरिटी फिर भी एक डिवाइन ऑथोरिटी जो है वो ब्राह्मण है या उसके भगवान है। जब अंग्रेज इस देश में आते हैं तो ब्राह्मण ऑथोरिटी को पहला खतरा होता है, क्योंकि अंग्रेज अभी ये कह रहे हैं कि गांव का ब्राह्मण नहीं, गांव का सरपंच नहीं, लेकिन मैंने चुना हुआ व्यक्ति अभी अल्टीमेट निर्णय देगा। एक नई ऑथोरिटी की शुरुआत हो रही है, जो कॉलोनियल स्टेट है, जो अंग्रेज एक नया राज्य के निर्माण कर रहे हैं, उस राज्य के निर्माण में एक नई अथॉरिटी आ रही है। वो अथॉरिटी ये कह रही है कि आपके पास हक है। जैसे बाबा साहब जब 14 तरह का सत्याग्रह कर रहे हैं तो किसके रेफरेंस में कर रहे हैं, वो कॉलोनियल पुलिस और स्टेट को बोल रहे हैं कि वी द अनटचेबल ऑफ दिस कंट्री हैव अ राइट टू फाइट फॉर अवर नेचुरल रिसोर्सेज। तो वो सरकार की अनुमति लेके 14 तरह का सत्याग्रह कर रहे हैं, टेंपल एंट्री मूवमेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी नया स्टेट आया हुआ है जो ये कह रहा है, पश्चिम से आया हुआ, वो ये कह रहा है कि हर व्यक्ति को हक है पानी पीने का पब्लिक टैंक से। उस अथॉरिटी का इस्तेमाल करके बाबा साहब इस प्रोटेस्ट को कर रहे हैं। और ऐसे अनेक प्रोटेस्ट पंजाब में होते हैं, मंगूराम जी करते हैं, एमसी तमिलनाडु में करते हैं, और तमाम भारत के अंदर जोगिंद्रनाथ मंडल पश्चिम बंगाल के अंदर करते हैं, और तमाम पूरे भारत के अंदर शेड्यूल कास्ट के अलग अलग लीडर अब अपनी मूवमेंट अंग्रेजों के टाइम पे शुरुआत करते हैं।
पहली बड़ी मूवमेंट अंग्रेजों के टाइम पे शुरुआत हुई, भक्ति मूवमेंट के बाद। जैसे भारत देश आजाद होता है तो भारत देश ये क्लेम करता है कि हम अभी एक वी आर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वी आर नेशन, हम अभी एक देश है और इस देश का भी एक संविधान है। और संविधान ये कहता है कि संविधान एक बड़ी ऑथोरिटी है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर भी, गवर्नमेंट से ऊपर भी, किसी नेता, किसी पंडित, किसी धर्म से ऊपर भी अल्टीमेट ऑथोरिटी इज ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, खास करके इस देश के दबे कुछ लोगों ने अपने दिल से लगा के रखा। मुझे याद है मेरी जो नानी थी उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन संविधान के बारे में अगर कुछ एक शब्द गलत करें तो आपको गाली देने लग जाएगी, क्योंकि जो संविधान है वो केवल डॉक्यूमेंट नहीं बन के रहा, लेकिन वो हमारी पहचान बन गई। क्यों? क्योंकि बाबा साहब ने उस संविधान में लिखा हुआ। तो जिनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता वो भी उस संविधान को गले लगाते हैं। लेकिन उसमें मुझे एक चीज नजर में आती है कि जो पढ़ा लिखा वर्ग है उसने संविधान को गले तो लगाया, लेकिन साथ ही साथ उसने संविधान के बहाने कुछ बातें पूछना नहीं चाहिए। जो इस देश का सत्ताधारी वर्ग है उसने क्या किया, उसको पता है कि संविधान हैज बिकम द इमोशनल इशू। भारत का संविधान है वो आपके लिए एक इमोशनल इशू बन गया है। इसीलिए हर पार्टी, हर सत्तारूढ़ पार्टी ये कहती है कि हम संविधान को मानते हैं, संविधान के सामने नतमस्तक होते हैं। लेकिन उसी संविधान का सहारा लेते हुए, उसी संविधान का सहारा लेते हुए, उसमें अमेंडमेंट करते हुए एक नई मूवमेंट इस देश के सत्तारूढ़ वर्ग, जो इस देश का मैं खुले रूप से कहता हूं ब्राह्मण, बनिया और बाकी अपर कास्ट है, जो हर पार्टी में एकदम बड़े पोजीशन पे है, हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को काबिज करके बैठा हुआ, अपनी इकोनॉमी को काबिज करके बैठा हुआ है। इन्होंने ये कहा कि चलो आपको संविधान से प्यार है ना, तो हम आपको संविधान के थ्रू ही दोबारा से एक अंधकार की दिशा में लेके जाएंगे। वो कैसे? वो ऐसे कि आपको ये कहेंगे कि संविधान बाबा साहब ने लिखा है ना, तो बाबा साहब के नाम पे हम अलीपुर बंगले को एकदम बड़ा बना देंगे, हम म्यूजियम बना देंगे, हम बुद्ध विहार बना देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन साथ ही साथ जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं, पहली बात जो सरकारी संस्था है उसको बेचेंगे और अडानी अंबानी के हाथ में दे देंगे संविधान के हिसाब से। यू कैन नॉट फाइट एनीमोर। आप नहीं कह सकते कि गलत है, क्योंकि संविधान ये कहता है कि यह ऐसा हो सकता है, तो उस तरीके से वो कर रहे हैं। जो बड़ी बड़ी आदिवासी की जमीन है वहां पे हम लोग माइनिंग करेंगे, और माइनिंग सरकार नहीं करेगी, वो अडानी करेगा, अंबानी करेगा। और जो अडानी अंबानी के फैक्ट्री में, उनके बिजनेस में जो सबसे बड़ा नौकरी पे लोग रहेंगे वो भी बामन, बनिया और बाकिया प्रकाश रहेंगे, बस 2 मिनट। और जो मजदूर रहेगा, जो उनकी रिफाइनरी में मजदूर है, जो काम करते करते मर गया, उसको वही दफन कर देंगे, वो SC/ST OBC समाज का है। तो कहने की मैं ये कोशिश कर रहा हूं आपको कि जो संविधान हमको फॉर्मली हमको अनुमति देता है कि हम सब फ्री है, हम सब फ्री है जीने के लिए, लेकिन आज के इस तारीख में उसी संविधान का इस्तेमाल करके इस देश का सत्तारूढ़ समाज ये कह रहा है आप फ्री तो हो। फॉर इंस्टेंस, आप फर्ज कीजिए मैं एक गरीब का लड़का ये सपना देख सकता हूं कि मैं भारत के सबसे उच्च संस्थान IIT में पढ़ सकता हूं, और अभी मुझे मेरी जाति के हिसाब से कोई रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन ये फ्रीडम है मेरा, और संविधान मुझे ये फ्रीडम देता है। लेकिन सबसे छुपी हुई बात यह है कि वो झोपड़पट्टी का बच्चा वहां पहुंच ही नहीं सकता है, क्योंकि उसको वहां पहुंचने के लिए अच्छा एजुकेशन चाहिए, उसके घर में दाल रोटी चाहिए, और आज के तारीख में सबसे ज्यादा रुपया चाहिए ट्यूशन पे भेजने के लिए। तो उसने जो बचपन में सपना देखा वो सपना पूरा नहीं हो सकता। सो वी आर ए नेशन, भारत एक आजाद देश है विदाउट जस्टिस। वी आर ए नेशन, वी हैव अ फ्रीडम बट वी डोंट हैव अ जस्टिस। एंड देयरफॉर मुझे हमारे पास आजादी है लेकिन न्याय नहीं है। न्याय क्यों नहीं है? क्योंकि गरीब का बच्चा भी सपना देख सकता है, अमीर का बच्चा भी, दोनों सपने देखने के लिए आजाद है, लेकिन सपना पूरा करने के लिए दोनों आजाद नहीं है, और इसलिए जस्टिस नहीं है। और आज की लड़ाई जो बाबा साहब का 14 सत्याग्रह है, मुझे उस लड़ाई की याद दिलाता है कि तब आपको आजादी नहीं थी पानी पीने की, तो बाबा साहब ने वो संघर्ष किया।
और बाबा साहब ने कहा कि कल जाके आपको आजादी मिल जाएगी कि आप पानी पी सकते हो, लेकिन आपको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा उन लोगों से जो सत्तारूढ़ समाज है। और फिर बाबा साहब का बीबीसी का इंटरव्यू देखिए, बाबा साहब का जो पहला इलेक्शन खत्म हो जाता है उसके बाद बाबा साहब बीबीसी को बहुत बड़ा इंटरव्यू दे रहे हैं, और वेरी इंटरेस्टिंग इंटरव्यू जो बाबा साहब उस समय बीबीसी को दे रहे हैं। और बाबा साहब उसमें यही कह रहे हैं कि मुझे ये लगता है कि ये जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है भारत की, ये डेमोक्रेसी फेल है, क्योंकि यहाँ पे सामाजिक लोकतंत्र नहीं है, सामाजिक सोशल डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पे आर्थिक डेमोक्रेसी नहीं है। और मुझे ये लगता है कि मेरे लोग ये जो राजनीतिक डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इसके खिलाफ खड़े हो गए। किस आधार पर खड़े हो गए? आर्थिक डेमोक्रेसी के लिए और सामाजिक डेमोक्रेसी। बट अनफॉर्चुनेटली आई मस्ट से कि हमारा पढ़ा लिखा वर्ग और इंटेलेक्चुअल वर्ग, हमने केवल और केवल ज्यादातर राजनीतिक डेमोक्रेसी को महत्व दिया, और हमने थोड़ा बहुत सांस्कृतिक डेमोक्रेसी को महत्व दिया कि चलो बुद्धिज्म है तो हम मेडिटेशन कर लेते हैं, सैटरडे संडे है। एक गरीब आदमी जो 18 घंटे काम करता है वो नहीं कर पाएगा, उसका बदन नहीं करता, वो मेडिटेशन नहीं कर पाएगा। उसके लिए एक नया बुद्धा हमको देना पड़ेगा, जो बाबा साहब बुद्ध और कार्ल मार्क्स कहते हैं कि मेरे लिए बुद्धा का जो मतलब है बुद्धिज्म का, दुख का मतलब मेरे लिए केवल मानसिक दुख नहीं है, तो गरीबी जो है जिसमें एक व्यक्ति का पेट जल रहा है भूख से, वो मेरे लिए दुख है। ये बाबा साहब बुद्ध और कार्ल मार्क्स को लिखते अपने काठमांडू के जो भाषण की किताब के। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने बुद्धिज्म को भी बहुत कम कर दिया, क्योंकि हमारा पढ़ा लिखा वर्ग जो है उसकी रोजी रोटी पूरी हो गई, तो उसने अपने केवल मानसिक, इसलिए उसने आंख लगाया, क्योंकि बुद्धा से लुक इनसाइड, तो हमने आंख लगा के लुक इनसाइड किया। लेकिन लुक इनसाइड करने का मतलब बुद्धा ने ये भी कहा, वंस यू लुक इनसाइड, जब आप अंदर भीतर देख लेते हो, जब अपने भीतर झांक देते हो और भीतर से अपने आप को अच्छा करने की कोशिश करते हो, तो आप आंख खोल के आगे भी देखते हो कि मेरे घर के आगे एक ऐसा भी घर है जिसके घर में ना रोजी ना रोटी है, और मैं उसके लिए भी संघर्ष करूं। तो हमने उस संघर्ष को ठंडे बस्ते में डाल दिया, और हमने केवल एक सांस्कृतिक संघर्ष और एक जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, जिसको मैं कह रहा हूं कि किसी नेता के पीछे भागने का जो संघर्ष है, या किसी के पीछे अगर अम्बेडकर लगाए तो उसके पीछे भागने का, इस तरह के पूरे संघर्ष को हमने अपने आगे रखा। लेकिन जो बड़ा तबका है आपके समाज का, जो मैं अगेन जो आंकड़े कह रहे हैं, जो आपके समाज का शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का बड़ा तबका है, जो आज भी रोजी रोटी के लिए तरसता है, उसके संघर्ष की बात करना हम नहीं चाहते, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल बनाता है, उसमें मेहनत है, उसमें रोजमर्रा का झोला उठा के वो बस्तियों में काम करने का है। उसको केवल स्टेज पे आके भाषण देके नहीं चलेगा, तो वो गली कुचड़ी में, वो दूर दराज में, वो कस्बों में जाके, जैसे कांचीराम साहब को मैं इसलिए मानता हूँ कि उन्होंने एक चीज तोड़ी महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में, खास करके जैसे महाराष्ट्र में हर नेता सूट बूट में बाबा साहब की तरह दिखना चाहता है और भाषण देना चाहता है, उसकी बहुत इच्छा होती है। कांचीराम साहब अपना सिंपल शर्ट, एक अपनी चप्पल और एक पूरा देश घूम के, आप कितने भी उनको कुछ क्रिटिसाइज कर लो, लेकिन यू हैव नॉट प्रोड्यूस्ड अ सिंगल लीडर who can change the quality of this country. It was only because of कांशीराम साहब एक नया विमर्श आया, और पूरे भारत में एक ऐसे राज्य में सरकार बनाई जहां पर जाति की तुति बोलती है ना। वो इसलिए भी हो पाया क्योंकि कांशीराम साहब घूमे। कांशीराम साहब ने ये कहा कि मैं चप्पल पहनूं, मेरे पास भला ही एक शर्ट है सिंपल सा प्लेन सा, मैं उसको लेकर घूमूं, लेकिन मैं वहां बदलाव करूंगा जहां पर बदलाव की जरूरत है, केवल उन कॉलोनी में नहीं जहां पर लाइट जल रही है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाला समय मुझे लगता है बहुत कठिन है, क्योंकि आंकड़े वो कह रहे हैं, सरकारी आंकड़े कह रहे हैं, वो तो और छोटा नंबर बता रहे हैं। हम जैसे रिसर्च और जेयू से पढ़े हमको पता है कि वो आंकड़े और भी भयानक है, और ये स्थिति को अगर हमको बदलना है तो 14 करोड़ का जो पानी का संघर्ष था, वो पानी का संघर्ष आज भी जिंदा है। हो सकता है कि आज हम पानी हर जगह में पी लें, लेकिन पानी एक सिंबॉलिक है। आप देखिए आज आपके घर में अगर मैं पानी का भी उदाहरण दूं तो फिल्टर किसके घर में होगा? अच्छा पानी पीने का हक किसको है? जिसके जेब में रुपया है। मेरे बस्ती में जो पानी आता है उसका स्मेल आता है, उससे लोगों को बीमारी होती है। और ये लोग कौन है? ये लोग कोई बामन है, कोई कुलकर्णी है, कोई देशपांडे है, कोई मल्होत्रा, कोई खत्री है? नहीं, ये तो लोग वही है जो आपके मेरे सरनेम के, कोई मेश्राम है, कोई गुंडाने है, कोई लोखंडे है। बॉम्बे में जाओगे तो तांबड़े है, कहीं बाहर तमिलनाडु में जाओगे तो वही स्थिति है, कहीं इधर जाओगे तो हर जगह वही स्थिति है। तो पानी का संघर्ष अगर मैं उस संदर्भ में अगर भी बात करूं तो तब हमको पानी पीने की आजादी नहीं थी, आज आजादी है। लेकिन कौन सा पानी पीने की आजादी है? वो पानी जो जानवर पी सकते हैं, क्योंकि सरकार तो ये कहती है कि हम जो टैक्स पेयर है उनकी बात सुनेंगे। आप तो जो है टैक्स पेयर नहीं है,
आप तो वेलफेयर सब्जेक्ट है, आपको देना पड़ता है, आपको चावल देना पड़ता है, आपको दाल देनी पड़ती है, तो आपकी बात क्यों सुने हम तो उनकी सुनेंगे जो सो कॉल्ड टैक्स पेयर है। इसीलिए हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो टैक्स पेयर सो कॉल्ड चिल्लाने लग जाता है तो कहती है कि हम टैक्स आपको कम कर देंगे, लेकिन जमीन पे अगर कोई व्यक्ति लड़ रहा है कि हेल्थ, वाटर, फूड, एजुकेशन ये पूरे दुनिया में समान होना चाहिए और हर किसी का हक है कि वो उसको मिले, उसको जेल में डाल देंगे एंटी नेशनल बोल किया और दुनिया भर का करके। तो मैं यही कह रहा हूं कि अम्बेडकराइट डिस्कोर्स भी अब ये टाइम आ चुका है, अब ये टाइम आ चुका है कि अम्बेडकराइट डिस्कोर्स भी उस आइडेंटिटी से निकले, उस ठंडे बस्ती से निकले और जो तमाम आपकी बड़ी मेजोरिटी जो है वो पानी के लिए, रोजी रोटी के लिए, शिक्षा के लिए तरस रही है, उनके बीच में जाके एक नया संघर्ष का निर्माण करें, उनके बीच में काम करें। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद। थैंक यू।